जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को 8 क्लास के साइंस के बुक से पाठ 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। किस तरह फसल का उत्पादन होता है, फसल क्यों ज़रूरी है, इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इन सब बातों पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। भोजन हम सभी जीवों की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। कुछ दिनों तक तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना भोजन के कोई भी पशु पक्षी, जीव जंतु या मनुष्य जिंदा ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। भोजन वह पदार्थ है जो शारीरिक और मानसिक विकास को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा, शक्ति नहीं मिलेगी। इंसान को अगर भोजन संतुलित नहीं मिले तो वो बीमार पड़ सकता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी रुक जाएगा। संतुलित भोजन मिलने पर ही, सही ढंग से भोजन करने पर ही व्यक्ति का शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ में उसका मानसिक विकास भी होगा। वो सही ढंग से अपना जीवन यापन कर पाएगा। भोजन के बिना व्यक्ति कुछ दिन तक तो जिंदा रह सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रह सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो या जीव जंतु हो या पौधा हो। मनुष्य को हर एक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। ऊर्जा, शक्ति जो है हमें भोजन करने से ही मिलेगा। सही भोजन नहीं मिलने से व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, साथ ही शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी, जिससे वह कोई भी काम करने के लायक नहीं रह जाएगा। कोई भी काम सही ढंग से वो नहीं कर पाएगा। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये हम सबको पता है कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पिछले क्लास में भी मैंने बताया है। लेकिन मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु अपना भोजन पौधों से, जंतुओं से अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। हम लोग अपना भोजन पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। व्यक्ति को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधे तथा जंतुओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या की जीविका का आधार जो है वो कृषि है। खेती बाड़ी करके ही वो अपनी जीविका को चलाते हैं, अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। एक बड़ी जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही आधारित है। खेती के बिना वो अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। खेतों में उगाए जाने वाली उपयोगी पौधे ही फसल कहलाते हैं। जो हम लोग खेत में उगाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, चना, मकई, मटर, दाल, सरसों, तिलहन, दलहन, सब जो ये इसी को ही हम लोग फसल कहते हैं। अर्थात वो पौधे जो हमारे उपयोग में आते हैं उसको हम फसल कहते हैं, वो फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूँ, मक्का इत्यादि मैंने आगे भी बताया। हमारे देश में मुख्यतः 3 तरह की फसल उगाई जाती है। कितने तरह की फसल? 3 तरह की फसल उगाई जाती है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। अब आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल कब उगाई जाती है बच्चों?
वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में जो फसल आती है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। और शीत ऋतु में यानी ठंडे मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसको हम रबी फसल कहते हैं। रबी फसल कब आता है? जाड़े के समय में, ठंडे मौसम में, शीत ऋतु में। गर्मी के मौसम में या गर्मी के दिनों में जो पौधे उगते हैं, जो फसल तैयार होता है उसको हम जायद फसल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फसल के समुचित विकास के लिए उपयुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, अर्थात उपजाऊ मिट्टी में ही अच्छे फसल हो सकते हैं। सबसे पहले फसल के लिए हमको अच्छी मिट्टी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, तभी फसल का समुचित विकास हो पाएगा। फसल के समुचित विकास के लिए मिट्टी के साथ साथ हमें उन्नत कृषि औजार की भी आवश्यकता होती है। अच्छे औजार जब आएंगे तभी हम अच्छे से खेती कर पाएंगे। खेती करने में हमें अच्छे औजारों की भी आवश्यकता पड़ती है। फसल अच्छी हो इसके लिए उपयुक्त मात्रा में उर्वरक एवं खाद का प्रयोग भी करना चाहिए, तभी फसल अच्छी हो पाएगी। क्योंकि समय समय पर जब हम उसमें खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, तभी फसल अच्छे ढंग से तैयार होगा। अच्छे फसल के लिए एक और चीज़ आवश्यक है, सिंचाई। अगर समुचित सिंचाई नहीं होगी, ढंग से उसमें पानी नहीं डाला जाएगा तो फसल सूख जाएगा, जल जाएगा। पानी डालने पे ही वो फसल जो है तैयार हो पाएगा। अच्छे ढंग से सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तभी हम अच्छे फसल उगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छी फसल के लिए फसलों के बीच में जो खरपतवार, घास, ये सब जो आ जाता है उसको भी किरौनी करके खुरपी के सहायता से, जन मजदूर के द्वारा या खुद उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक अच्छी फसल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारा जो खाद बीज सब जो डालेंगे वो खरपतवार ही अपने तरफ खींच लेगा। जंगल घास जो आ जाएगा उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे फसल को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। फसल का समुचित विकास हो अर्थात अच्छे फसल हो, इसके लिए फसल में जो रोग हो जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उन पर भी नियंत्रण करना ज़रूरी है। समय समय पर दवा का छिड़काव भी करना चाहिए, तभी उस रोग पर, फसल के रोगों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं और अच्छे फसल को उपजा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधे और जानवरों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे पौधा का जो गल गया, गिर गया, सूख गया और जीव जंतु जो मर जाते हैं, उसका अवशिष्ट पदार्थ जो है, जैसे गोबर, बेकार साग सब्जी, पौधे के पत्तियाँ और अन्य जीव का जो मतलब गला सड़ा शरीर, मांस जो है, उन सब को मतलब वो कार्बनिक खाद में के रूप में बन जाता है। वो सब हमारे खेतों के लिए उपयोगी होते हैं, हमारे फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। कार्बनिक खाद कैसे बनता है? जो पौधे और जानवर के अवशिष्ट पदार्थ हैं उनसे वो कार्बनिक खाद तैयार होता है। अवशिष्ट पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने से तैयार की गई खाद को कंपोस्ट कहलाती है। जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको सूक्ष्म जीव, कीटाणु, कीड़ा, जीव मतलब छोटा छोटा जो कीड़ा होता है वो सब उसको अपघटित करके उसको खाद में चेंज कर देता है, जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं।
खाद जो हमारे खेतों के लिए उपयोगी होता है, हमारे फसल के लिए उपयोगी होता है। खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटाश। इन सब चीज़ों को भी फसल में डाला जाता है, तभी हमारे फसल अच्छे ढंग से निकल पाते हैं। अब फसल जब तैयार हो जाता है तो उन अन्नों का भंडारण भी, मतलब उसको अच्छे जगह पे रखेंगे तभी ज़्यादा दिन तक वो हमारे पास सुरक्षित रह पाएंगे। अन्नों का भंडारण जो है, जो हम करते हैं, जमा करते हैं, उसको वैसे जगह पे जमा करेंगे जहाँ उचित तापमान, जिस चीज़ के लिए, जिस अनाज को, जिस अन्न को, जिस फसल को हम रखते हैं, उसके लिए उचित तापमान उन भंडार गृहों में आवश्यक है, तभी हमारा फसल वहाँ सुरक्षित रह पाएगा। जो अन्न उपजाए हैं वो हमारा वहाँ सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए भंडार गृहों का तापमान उचित तापमान होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।